बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.8 इलास्टिक एंड इन इलास्टिक क्लेन आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इलास्टिक क्लेन क्या होती है। तो आपने याद रखना है इलास्टिक क्लेन हमारे पास ऐसी क्लेन होती है जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट यानी कि सेम रहना। और जो इन इलास्टिक क्लेन है ये ऐसी क्लेन होती है जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है इज नॉट कंजर्व, वो कंजर्व नहीं रहती यानी कि कांस्टेंट नहीं रहती। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है हमारे पास वो आप लोगों को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। तो आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि अगर एक बॉल, एक बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो सेम स्पीड के साथ जाए और सेम स्पीड के साथ वापस आ जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी यानी कि कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि ये हमारे पास एक फ्लोर है मार्बल का और यहाँ से हम किसी बॉल को फेंकते हैं, वो इसके साथ टकरा के दोबारा फिर इसी पोजीशन पे वापस आ जाए तो ये इलास्टिक प्लेन होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई सैंडी फ्लोर है, वहां से हम बॉल को नीचे गिराते हैं तो यहाँ पे टकराने के बाद यहीं पे रह जाएगा, ऊपर आएगा नहीं, तो ये इन इलास्टिक प्लेन होगी। क्योंकि यहाँ पे जिस स्पीड के साथ बॉल गया उस स्पीड के साथ वापस नहीं आया यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कंजर्व नहीं। तो इलास्टिक प्लेन ऐसी क्लेन होगी जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कंजर्व होगी और इन इलास्टिक प्लेन में कंजर्व नहीं होगी। तो यहाँ पे उसने डिफाइन की हुई है अ क्लेन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व इज कॉल्ड इन इलास्टिक क्लेन। अच्छा, इसी डिफाइन को आपने इलास्टिक क्लेन में चेंज कर लेना है, लेकिन आपने करना क्या है कि जहाँ पे नॉट है उसको आप रिमूव कर दें तो ये बन जाएगी अ क्लेन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इज कॉल्ड इलास्टिक क्लेन। यानी कि सिर्फ नॉट का जो है ना वो फर्क है इलास्टिक और इन इलास्टिक में। तो ये डिफाइन हो गई इलास्टिक प्लेन और इन इलास्टिक प्लेन की। फिर उसके बाद उसने नीचे कहा हुआ है इन द आइडियल केस व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट द प्लेन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक प्लेन। कहता है आइडियल केसेस में काइनेटिक एनर्जी जो ना वो लॉस्ट नहीं होता उसका, और ऐसी प्लेन को हम कहेंगे ये परफेक्टली इलास्टिक प्लेन है। लेकिन ये आइडियल केसेस में होता है, रियल में ऐसा नहीं होता कि परफेक्टली इलास्टिक प्लेन पॉसिबल हो। जब भी कोई चीज़ प्लेन करेगी तो प्लेन के बाद उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया होती है ड्यू टू साउंड एनर्जी, ड्यू टू हीट एनर्जी। तो इसकी वजह से परफेक्टली इलास्टिक प्लेन पॉसिबल नहीं है रियल में, लेकिन आइडियल केसेस में कहता है कि ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद उसने एग्जांपल दी है जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप ऑन टू अ मार्बल फ्लोर। जो मार्बल का फ्लोर होता है आपको पता है इसकी फ्रिक्शन कम होती है, तो यहाँ पे बॉल टकराने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। अगर सैंडी फ्लोर से बॉल टकराता है तो वापस नहीं आता, तो ऐसी क्लेन को हम कहेंगे ये वाली जो ना ये इन इलास्टिक क्लेन होगी। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक क्लेन इन वन डायमेंशन। तो अगर आपने लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपके लिए ये बहुत इजी है। वहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि हमारे पास दो बाल है, उनका मास एक का m1 है और एक का m2 है। एक की वेलोसिटी v1 है और दूसरे की वेलोसिटी v2 है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो v1 है ये ग्रेटर है v2 से, ये उधर हमने बात की हुई है। यानी कि m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है m2 से, तो एक वक्त आएगा ये दोनों आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो इनकी जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो जाएंगी। और चेंज कुछ यूँ होगी कि एक की जो वेलोसिटी v1 थी जिसकी उसकी बन जाएगी v1 प्राइम और जिसकी v2 थी उसकी बन जाएगी v2 प्राइम। मैसेज सेम रहेंगे। तो ये जो वेलोसिटी इनकी चेंज हो गई। उसके बाद हमने डेरिवेशन की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, और उसका जो फार्मूला हमारे पास वो ये था m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल था m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। यहाँ पे हमने करना क्या है कि जो m1 वाला मोमेंटम है यानी कि m1 वाली वैल्यूज है उनको हम लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और जो m2 वाली वैल्यूज है उनको हम राइट साइड पे लिख लेंगे। तो m1 v1 ऐसे आ गया और उसके बाद ये वाली m1 v1 प्राइम वाली ये प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी, इक्वल की इस साइड पे बच गया m2 v2 प्राइम। उसके बाद ये प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी तो ये आ जाएगी m2 v2। अब यहाँ से m1 कॉमन आ जाएगा तो ये कुछ वैल्यू यहाँ से ऐसे बन जाएगी, m1 कॉमन आ गया, बाकी बच गई v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल आ गया। यहाँ से m2 कॉमन आएगा तो बाकी बच गई v2 प्राइम माइनस v2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यहाँ पे ये उसने 2.29 का नाम दिया, आप इसको 1 का नाम दें। उसके बाद अब चूंकि ये इलास्टिक प्लेन है, इलास्टिक प्लेन वन डायमेंशन, तो ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि इलास्टिक प्लेन ऐसी प्लेन होगी जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो कांस्टेंट रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी, कंजर्व होगी। इसलिए यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्लेन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्लेन ये इक्वल आएगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्लेन।
जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर का। अब बिफोर क्लेयन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2 बार्स की होगी और टकराने से पहले वाली है ना, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ यूं बनेगी। पहले बार की जो ना वो बन जाएगी हाफ m1v1 का स्क्वायर और दूसरे बार की बन जाएगी हाफ m2v2 का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। अब हमने टोटल निकाल लिए टकराने से पहले, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगी हमारे पास हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर, और ये कुल आएगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन में सिर्फ हमारे पास जो वेलोसिटी है वही चेंज होगी, यानी कि प्राइम आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगी हाफ m1v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 प्राइम का स्क्वायर। ये टकराने के बाद वाला बालन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1v1 प्राइम का स्क्वायर और इसकी होगी हाफ m2v2 प्राइम का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और ये बन गई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी इसमें। यहाँ से 1 और 2 दोनों साइड से कॉमन आता है, तो इधर से भी कॉमन ले लें तो बाकी बच गया m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल आएगा, यहाँ से भी हाफ कॉमन आ गया तो बाकी बच गया m1v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2v2 प्राइम का स्क्वायर। तो ये वाला हाफ इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास वैल्यू बच गई m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर, और इधर आ गया m1v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2v2 प्राइम का स्क्वायर। उसके बाद वही काम हमने करना है जो हमने ऊपर किया था कि m1 वाली वैल्यूज एक तरफ लिख लेंगे, इसमें ये वाली m1 वाली है इसको इधर लिख लें, तो ये आ गई m1v1 का स्क्वायर, इसके अलावा ये वाली m1 वाली है इसको भी इधर ले आए, तो ये इधर आके माइनस की m1v1 प्राइम का स्क्वायर इक्वल के इधर बच गया m2v2 प्राइम का स्क्वायर, और ये वाली m2 वाली उधर जाके माइनस पे हो जाएगी माइनस m2v2 का स्क्वायर। अब यहाँ से m1 कॉमन आ गया, जब m1 कॉमन आएगा तो ये वाली कुछ यूं बन जाएगी, m1 कॉमन आ गया तो v1 का स्क्वायर, यहाँ से v1 का स्क्वायर बच गया माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। उसके बाद यहाँ से m2 कॉमन आएगा तो m2 कॉमन आ गया, बाकी बच गया v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब मजीद आपको पता है कि यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, ये होता है एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ यूं ही हम फार्मूला लगाएंगे, v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर है, इसको एक दफ़ा हम प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे इक्वल m2, यहाँ पे भी एक दफ़ा इसको हम प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 1 के साथ, इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, तो जो 2 वाली है इसको हम ऊपर लिख लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले की लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 2 वाले की लेफ्ट हैंड साइड है m1v1 प्लस v1 प्राइम, उसके बाद v1 माइनस v1 प्राइम, उसके बाद आ जाएगी जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो ये वाली है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है m1v1 माइनस v1 प्राइम, तो इसको हम इसके नीचे लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये आ गई m1v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाली इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, वो है हमारे पास m2, उसके बाद v2 प्राइम प्लस v2, उसके बाद v2 प्राइम माइनस v2, और इसके नीचे आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड, वो है हमारे पास m2 v2 प्राइम माइनस v2, जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड है m2 v2 प्राइम माइनस v2। अब m1 के साथ कैंसिल, v1 माइनस v1 प्राइम इसके साथ कैंसिल, m2 इसके साथ कैंसिल, v2 प्राइम माइनस v2 इसके साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो बच गई ये वाली v1 प्लस v1 प्राइम, और ये कुल आ जाएगी v2 प्राइम प्लस v2 के, ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई। अब अगर हमने यहाँ पे वो वेलोसिटी जो टकराने से पहले उसको एक साइड पे लिखना है, तो हम यहाँ से v1 को इधर रहने देंगे, और जो ये v2 है ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया v1 माइनस v2। उसके बाद टकराने के बाद वाली वेलोसिटी एक तरफ कर लें, तो v2 प्राइम ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये वाला प्लस का v1 प्राइम उधर ले जाएंगे, तो ये उधर जाके माइनस का v1 प्राइम बन गया, तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी। मजीद अगर आपने जैसे यहाँ पे v1 माइनस v2 लिखा है, यानी कि यहाँ से भी आप v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन आएगा तो आपको पता है कि अंदर वाली जो अलामतें हैं, जो अंदर वाले साइन है वो चेंज हो जाते हैं, इसके साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, इसको पहले लिख लें, इसके साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसको बाद में लिख लें, यानी कि फार्मूला हमारा जो है ना वो यूं बन जाएगा v1 माइनस v2, ये को आएगा माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ये वो वेलोसिटी जो बिफोर कोलिजन है और ये वो वेलोसिटी जो आफ्टर कोलिजन है, दोनों वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि एक जो है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी।
तो यहाँ पे उसने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नोट दैट बिफोर कोलिजन v1 माइनस v2 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द सेकंड बॉल। इसमें कहता है कि जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है वो इसमें ज्यादा है, यानी कि v1 ग्रेटर है v2 से, इसलिए v1 में से v2 माइनस हो रहा है। हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस किया जाता है। सिमिलरली v1 प्राइम माइनस v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। ये वाली जो वेलोसिटीज हैं ये आफ्टर कोलिजन है, ये वाली जो वेलोसिटीज हैं ये बिफोर कोलिजन है। इट मींस दैट रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट आर रिवर्स आफ्टर द कोलिजन, यानी कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब ये क्या होगी, रिवर्स, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इन अदर वर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोचेस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन। अप्रोचेस का मतलब टकराने से पहले जब वो टकरा रही है, सेपरेशन का मतलब टकराने के बाद वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक भी आ सकता है कि प्रूव करें कि ये जो चीज है ये इक्वल है, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि प्रूव दैट relative velocity of approach is equal to the magnitude of relative velocity of separation। तो आपने यहाँ तक ही इसको प्रूव करना है। उसके बाद इसकी मजीद डेरिवेशन हमारे पास उसने v1 प्राइम इक्वल लिखा है m1 माइनस m2 v1। उसके बाद उसने v1 प्राइम की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है और v2 प्राइम की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। इसको मजीद हम यूज करेंगे, लेकिन पहले मैं इसकी डेरिवेशन कर दूँ कि इसकी हमने डेरिवेशन कैसे करनी है। अब डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको मैं अलग से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये वाला जो मोमेंटम है ये आफ्टर कोलिजन है, तो इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद अभी हमने जो फार्मूला लिखा है रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, वो इक्वल है रिलेटिव वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले को मजीद हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो v2 प्राइम प्लस का इसको पहले लिख लें और ये माइनस का इसको बाद में लिख लें। उसके बाद ना आपने यहाँ से या तो v2 प्राइम की वैल्यू निकालनी है या फिर v1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है। किसी एक की वैल्यू निकाल के इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है और यहाँ से आपके पास v1 प्राइम या फिर v2 प्राइम की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे अगर हम v2 प्राइम की वैल्यू निकालते तो ये माइनस का v1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, यानी कि v2 प्राइम उधर ही रहने दें, ये माइनस का v1 प्राइम इधर ले आए, तो ये ऑलरेडी हमारे पास v1 प्लस का है, ये माइनस का v1 प्राइम इधर आके प्लस का v1 प्राइम बन गया और ये वाला माइनस का v2 है। ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी। अब ये जो वैल्यू आ गई v2 प्राइम की, इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन 1। नंबर 1 हमारे पास कुछ यूं बन जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल है m1 v1 प्राइम प्लस m2। अब जो v2 प्राइम है इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे और वो जो वैल्यू हमारे पास वो ये वाली है v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। ये ज़रा चेक कर लें कि जो v2 प्राइम था उसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की है। उसके बाद m1 v1 ऐसे लिख लें प्लस m2 v2 भी ऐसे लिख लें, m1 v1 प्राइम भी ऐसे आ गया और ये m2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये आ जाएगा m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो m2 v2 आ गया। अब आप v1 वाली इकट्ठी कर लें, v2 वाली भी इकट्ठी कर लें और v1 प्राइम वाली भी इकट्ठी कर लें, तो m1 v1 एक ये वाला है, इसको इधर रहने दें ऐसे ही, और एक आपके पास ये वाला है, इसको इधर ले आए तो m1 v1 ये प्लस का m2 v1 इधर आके माइनस का m2 v1 बन गया। उसके बाद ये प्लस का m2 v2 ऐसे ही है और ये वाली वैल्यू m2 v2 इधर आके प्लस की हो जाएगी। इक्वल की इस साइड पे हमारे पास एक ये वैल्यू बच गई m1 v1 प्राइम और एक ये वाली वैल्यू बच गई प्लस m2 v1 प्राइम। अब सिंपली यहाँ से v1 कॉमन आ गया तो बाकी बच गया हमारे पास m1 माइनस m2 इंटू v1, ये प्लस का m2 v2, ये भी प्लस का m2 v2, दोनों सेम है तो ये प्लस होके 2m2 v2 बन जाएगा। इक्वल की इस साइड पे v1 प्राइम कॉमन आता है तो बाकी बच गया m1 प्लस m2 इंटू v1 प्राइम। अब हमें वैल्यूज चाहिए थी v1 प्राइम या फिर v2 प्राइम की। v2 प्राइम तो यहाँ से खत्म हो गया तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v1 प्राइम। ये वाला m1 प्लस m2 v1 प्राइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड कर लेगा तो ये फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है v1। उसके बाद फिर ये इधर आके डिवाइड करेगा प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 और इक्वल की इस साइड पे बच गया v1 प्राइम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई v1 प्राइम की। ऐसे ही सेम वैल्यू हम निकालेंगे v2 प्राइम की। उसके लिए हमने बस करना ये है
कि जैसे यहाँ से हमने v2 प्राइम की वैल्यू निकाली है, यहाँ से हम निकाल लेंगे v1 प्राइम की वैल्यू। अब तो सिंपल ये माइनस का v1 प्राइम आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा v1 प्राइम, और बाकी जो ना v2 प्राइम इधर ऐसे ही आ गया, ये वाला v1 उधर जाके माइनस का, ये माइनस का v2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का v2 ये उधर जाके माइनस का हो गया। तो ये इक्वेशन अब यहाँ पे कुछ यूं बन जाएगी, जैसे हमने v2 प्राइम की वैल्यू निकाली है वैसे v1 प्राइम की भी वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है इसको अगेन आप पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, सेम वैसे हम करेंगे सारा प्रोसेस। तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो है ना ऊपर लिखी हुई है आपके सामने m1 v1, तो यहाँ पे हम इसको कुछ यूं लिख लेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल की साइड पे m1। अब जो v1 प्राइम है इस v1 प्राइम की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। v1 प्राइम की वैल्यू जो ना वो ये वाली है v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। उसके बाद आगे वाली जो वैल्यू इसको आप ऐसे लिख लें, वो वैल्यू है हमारे पास प्लस m2 v2 प्राइम। अगेन वही सारा प्रोसेस है कि m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे लिख लें। अब m1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया m1 v2 प्राइम प्लस m1 v2, ये प्लस माइनस माइनस m1 v1 और ये प्लस का m2 v2 प्राइम जो ना इसको ऐसे लिख लें। आपने वही स्टेप्स करने हैं कि सेम को इकट्ठा कर लें, यानी कि ये v1 वाली है तो इसको हम m1 v1, इसके अलावा ये भी v1 वाली ये इधर आके प्लस की हो जाएगी प्लस m1 v1, ये कुछ यूँ बन गया। उसके बाद प्लस m2 v2 ऐसे लिख लें और ये वाली v2 वाली इसको इधर ले आए, ये इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगी m1 v2। बाकी हमारे पास एक ये वाली वैल्यू बच गई m1 v2 प्राइम और एक ये वाली वैल्यू बच गई प्लस m2 v2 प्राइम। अब यहाँ पे देखें m1 v1 प्लस m1 v1 दोनों सेम है तो प्लस हो गया, ये आ गया 2m1 v1। उसके बाद यहाँ से v2 कॉमन आ गया तो ये हमारे पास बच गया m2 माइनस m1 इंटू v2 कॉमन आ गया, इक्वल की साइड पे v2 प्राइम कॉमन आ गया तो ये आ गया m1 प्लस m2 इंटू v2 प्राइम। अगेन वही स्टेप्स हैं, ये m1 प्लस m2 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा 2m1 और m1 प्लस m2 और साथ आ गया v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 और इधर बच गया v2 प्राइम। अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो v2 प्राइम इस टर्म को हम पहले लिख लेंगे m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 और ये बाद में लिखेंगे प्लस 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ बन गया। तो ये वैल्यू आ गई v2 प्राइम की और वो वैल्यू है हमारे पास v1 प्राइम की। डेरिवेशन बहुत ही आसान है, इसको आप सीख लें। इसके अलावा एक ट्रिक भी है, अगर आपको v1 प्राइम की वैल्यू आती है तो सिंपल आपने क्या करना है कि जहाँ पे 1 है उसकी जगह आप रिप्लेस कर दें 2 और 2 की जगह रिप्लेस कर दें 1। फ्रैक्शन में रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, चूंकि उसमें प्लस है, अगर आप रिप्लेस करते हैं तो आगे पीछे हो सकता है प्लस, तो आंसर फिर वही सेम आएगा। इसके अलावा देखें अगर हमने v1 प्राइम से v2 प्राइम बनाना है तो 1 की जगह आप 2 लिखने तो ये आ गया v2। उसके बाद m1 था इसकी जगह भी 1 की जगह 2 लिख दें, 2 था इसकी जगह 1 लिख दें, फिर ये 1 था इसकी जगह आप 2 लिख दें और नीचे वाली आप ऐसे लिख दें प्लस। उसके बाद 2 ऐसे आ गया m2 2 की जगह 1 आ गया, फिर ये नीचे वाली टर्म ऐसे ही v2 था इसकी जगह 1 आ गया। तो सिंपल 1 की जगह 2 रिप्लेस करते हैं और 2 की जगह 1 रिप्लेस करते हैं तो आपके पास जो है ना v2 प्राइम की वैल्यू बन जाएगी। बहुत आसान है। अब ये फार्मूले हमारे पास ड्राइव हो गए हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये वाले फार्मूले, तो इनकी हमने डेरिवेशन कर ली है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास केसेस। अब यहाँ पे जो पहला केस है हमारे पास उसमें कहता है कि व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। इसमें दो बाल है हमारे पास, एक जो बाल है उसका मैस m1 है और दूसरा जो बाल है उसका मैस m2 है और दोनों का मैस आपस में इक्वल है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों बाल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला बाल है जिसकी वेलोसिटी v1 है वो v2 से ग्रेटर है, तो ये दोनों आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो पहले की वेलोसिटी जो है वो v1 प्राइम बन जाएगी और दूसरे की वेलोसिटी v2 प्राइम बन जाएगी। अब आपने ये बताना है कि टकराने के बाद जो पहला बाल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि v1 प्राइम क्या होगा। एक तो आपने ये फाइंड करना है और दूसरा v2 प्राइम की जो वैल्यू है एक आपने ये फाइंड करनी है। अब आपने ये फाइंड करना है कि जब दोनों बाल जिनका मैस सेम है वो टकराएंगे तो टकराने के बाद उनकी जो वेलोसिटीज है उन पे क्या इफेक्ट होगा या उनकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी। आपने v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है ना वो फाइंड करना है। तो डेरिवेशन बड़ी आसान है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ना फार्मूले आने चाहिए। m1 और m2 इक्वल है, हमारे पास v1 प्राइम का ये वाला फार्मूला है तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। v1 प्राइम इक्वल आ जाएगा
M1 और M2 दोनों इक्वल है ना, तो आप ऐसा करें कि इन दोनों की जगह M पुट कर दें। जहां भी आपको M1 या M2 नजर आएगा आप उनकी जगह M पुट कर देंगे। तो M1 की जगह आ जाएगा M माइनस M2 की जगह भी आ गया M ओवर M1 की जगह M प्लस M2 की जगह भी M और V1 ऐसे आ गया। उसके बाद प्लस 2M2 की जगह M आ गया, M1 की जगह फिर M प्लस M2 की जगह जो ना वो फिर M आ गया और उसके बाद V2 है, V2 जो ना वो हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये वाली सारी टर्म हो जाएगी जीरो। उसकी वजह ये है कि M माइनस M है तो ये आ जाएगा जीरो ओवर M प्लस M 2M और नीचे आ गया V1 प्लस, तो ये बन गया 2M ओवर M प्लस M क्या बन गया 2M और ये आ गया V2। तो ये सारी टर्म मल्टीप्लाई करके जीरो हो गई, बाकी हमारे पास सिर्फ यही बचेगा 2M के साथ कैंसिल हो गया तो ये आ गया V2। तो V1 प्राइम जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा V2 के, यानी कि जो पहला बाल है टकराने के बाद उसकी जो स्पीड है वो दूसरे बाल की टकराने से पहले जो स्पीड है उसके इक्वल हो जाएगी। अब ऐसे हम V2 प्राइम फाइंड कर लेंगे। V2 प्राइम का ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें भी सेम यही स्टेप हमने करने हैं। V2 प्राइम ऐसे लिख लें, उसके बाद जहाँ पे M1 है वहाँ पे हम M पुट कर देंगे। M1 की जगह M प्लस M, फिर उसके बाद V1 प्लस M2 की जगह फिर M आ गया माइनस M1 की जगह भी M, M1 की जगह फिर M प्लस M और V2 ऐसे आ गया। अब ये सारी टर्म जो ना ये जीरो बन जाएगी, ये सेम जैसे हमने ये वाला स्टेप किया हुआ है M माइनस M जीरो, ये सारा जीरो हो गया। तो यहाँ से आ गया हमारे पास V2 प्राइम जो ना वो इक्वल आएगा 2M, M प्लस M ये भी 2M बन गया और साथ आ गया V1। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, V2 प्राइम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी V1। यानी कि पहले बाल की जो स्पीड है टकराने के बाद वो दूसरे को मिल जाएगी और दूसरे की जो स्पीड है वो पहले को मिल जाएगी। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि आप इमेजिन करें कि एक कार जा रही है और पीछे से एक और कार आ रही है। पीछे वाली कार की स्पीड जो ना वो ज़्यादा है और आगे वाली कार की स्पीड जो ना वो कम है। तो जब पीछे वाली कार आगे वाली कार के साथ टकराएगी तो आगे वाली कार की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और पीछे वाले की कम हो जाएगी। यही सीन यहाँ पे हुआ है कि V1 प्राइम जो ना V2 के इक्वल आ गया और V2 प्राइम जो ना वो V1 के इक्वल आ गया, यानी कि इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो गई हैं। तो ये हमारे पास केस नंबर 1 है। अब इसके बाद केस नंबर 2 है। अब वो केस नंबर 2 में कहता है कि यहाँ पे मैसेज फिर इक्वल है, M1 और M2 जो ना वो आपस में इक्वल है। लेकिन यहाँ पे एक और उसने कंडीशन ये दी हुई है कि जो M2 है ना वो रेस्ट पे है। M2 रेस्ट पे, इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हमने V2 कहा हुआ है वो जीरो होगी। तो अब आपने बताना है V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यू जो ना वो क्या बनेगी। तो डायग्राम फिर आपके सामने है, आपको नजर आ रही है कि ये हमारे पास दो बाल हैं। ये वाला M1 है, इसकी वेलोसिटी V1 है और ये वाला बाल जो है इसका मैस M2 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है चूंकि ये रेस्ट पे है। तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी वो आपने बतानी है। ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर दोनों बाल्स का मैस सेम हो तो टकराने के बाद उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कि पहले की दूसरे को, दूसरे की पहले को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा कि टकराने के बाद V1 प्राइम जो है ना ये इक्वल आ जाएगा V2 के, जो कि यहाँ पे उसने जीरो दिया हुआ है तो V1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी जीरो और जो V2 है प्राइम वो इक्वल आ जाएगा V1 के, यानी कि वेलोसिटीज इनकी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो इसकी भी डेरिवेशन आप चेक कर लें, फार्मूला ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। V1 प्राइम जो है ना वो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद M1 की जगह फिर M, चूंकि दोनों मैच इक्वल हैं तो हम M1 की जगह भी M और M2 की जगह भी M पुट करेंगे। तो ये वाला M1 की जगह फिर M आ जाएगा और फिर M2 की जगह भी M आ गया, नीचे फिर M प्लस M आ गया। उसके बाद V1 है वो ऐसे आ गया प्लस 2M2 की जगह M, M1 की जगह फिर M और M2 की जगह M आ गया। उसके बाद V2 है, V2 की जगह आ जाएगा जीरो, चूंकि अब V2 जो ना वो जीरो है। अब ये वाली सारी टर्म बन गई जीरो, चूंकि M माइनस M जो ना वो जीरो होगा तो ये सारी जीरो और ये वाली टर्म भी बन जाएगी जीरो, चूंकि जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाली सारी टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो V1 प्राइम का जो आंसर है वो आ जाएगा जीरो। ऐसे ही हमने V2 प्राइम फाइंड कर लेना। V2 प्राइम जो ना वो यहाँ पे है, ये चेक करें जरा। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, V2 प्राइम जो ना वो इक्वल आएगा V2 प्राइम 2M1, M1 की जगह आ जाएगा M और M1 की जगह फिर M प्लस M2 की जगह भी M। उसके बाद V1 है, V1 ऐसे आ गया। उसके बाद है प्लस M2 की जगह फिर M आ गया, M1 की जगह भी M आ गया, नीचे M1 है इसकी जगह फिर M और M2 की जगह भी M। V2 है इसकी जगह जीरो आ जाएगा। अब ये वाली सारी टर्म फिर जीरो बन जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक तो जीरो ये वाला मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा M माइनस M ये भी जीरो बन जाता है। तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी 2M और नीचे M प्लस M, ये भी 2M बन गया और साथ आ गया V1। तो ये 2M के साथ कैंसिल हो गया तो V2 प्राइम जो है वो इक्वल आ जाएगा V1 के। तो दोनों जो वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो गई हैं जैसे ऊपर वाले केस में हुआ है। तो ये केस नंबर 2 था। नीचे उसने लिखा भी हुआ है कि व्हेन M1 इक्वल M2 के देन बाला मैस M1 आफ्टर कोलिजन विल कम टू अ स्टॉप। तब ये रेस्ट में आ जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि टकराने के बाद पहले की स्पीड जीरो हो जाएगी, पहले दूसरे की स्पीड जीरो थी और टकराने के बाद पहले की जीरो हो जाएगी। एंड M2 विल टेक ऑफ विद द वेलोसिटी दैट M1 ओरिजिनली हैड। तो M2 है वो सेम उसी स्पीड के साथ मूव करने लग जाएगा जिस स्पीड से M1 पहले आया है। तो ये हमारे पास केस नंबर 2 है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं केस नंबर 3 और केस नंबर 4।
केस नंबर 3 है व्हेन अ लाइट बॉडी, लाइट बॉडी का मतलब होता है वो बॉडी जिसका मास बहुत कम है, कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। ये मैसिव बॉडी के साथ कोलाइड करती है और जो मैसिव बॉडी है वो रेस्ट पे है। यानी कि जो पहली बॉडी है हमारे पास वो लाइट है, उसका मास बहुत कम है, और जो दूसरी बॉडी है वो है तो रेस्ट पे है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है v2 वो हमारे पास क्या होगी, जीरो। चूंकि दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2 होगी वो हमारे पास जीरो है, ये उसने डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। और जो फर्स्ट बॉडी है हमारे पास, ये देखें इसका मास बहुत कम है, इसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन ये है मोशन में है। तो अब वो कहता है कि आप ये बताएं कि एक बॉडी है जिसका मास बहुत कम है, लाइटर बॉडी है, यानी कि m1 वेरी वेरी लेस देन m2 से। तो अगर ऐसी बॉडी कोलाइड करती है मैसिव बॉडी के साथ जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो बताएं अब टकराने के बाद दोनों की जो वेलोसिटीज हैं, यानी कि v1 प्राइम और v2 प्राइम जो ना वो क्या होगी, यानी कि ये आपने फाइंड करनी है। तो मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप इमेजिन करें हमारे पास फर्स्ट बॉडी है वो एक बॉल है, यानी कि गेंद है, और जो सेकंड वाली बॉडी है हमारे पास वो हमारे पास जो ना वाल है, वाल का मास ज्यादा होता है, यानी कि दीवार है, और बाल का मास क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। अब जो दीवार है वो साकन है, रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो बाल मूव करती हुई आती है, वो आके दीवार के साथ टकराएगी। तो आपने ये बताना है कि जब बाल आके दीवार के साथ टकराएगी तो जो हमारे पास सेकंड बॉडी है जिसकी वेलोसिटी v2 जीरो थी, क्या वो मूव करने लग जाएगी, क्या दीवार मूव करेगी? नहीं, दीवार तो उधर ही रुकी रहेगी ना, दीवार की वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, वो जीरो रहेगी, वो रेस्ट पे रहेगी। और जो बाल है उसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, बाल जब दीवार के साथ टकराएगा वो जिस स्पीड के साथ टकराएगा उसी स्पीड के साथ टकरा के वापस आ जाएगा, यानी कि स्पीड उसकी सेम होगी, लेकिन होना क्या है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे ये कहेंगे कि v1 प्राइम जो ना वो इक्वल आएगा v1 के, लेकिन इसके साथ आएगा नेगेटिव साइन, यानी कि इसका ये मतलब है जो स्पीड इसकी पहले थी वो ही स्पीड रहेगी, बस इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। पहले बाल दीवार की तरफ जा रहा था, टकराने के बाद जो ना वो बाल से दूर जाएगा। तो अब हम इसकी डेरिवेशन भी चेक कर लेते हैं। नंबर प्रश्न कहा दिया m1 वेरी वेरी लेस देन m2 से, यानी कि ये लाइटर बॉडी है, तो हम इस मैस को इग्नोर कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत कम मैस है ना, तो हम लेट कर लेंगे m यहाँ पे जीरो है, बहुत कम मैस है, जैसे दीवार और बाल का कंपैरिजन ही नहीं बनता, क्योंकि बाल का मैस बहुत कम है एज कम्पेयर टू दीवार। तो हम इसके मैस को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, इसको जीरो पुट कर देंगे। जो हमारे पास सेकंड बॉडी है जिसका मैस m2 है, इसकी जो वेलोसिटी है v2 वो हमारे पास जीरो है। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम देख लेते हैं v1 प्राइम का आंसर क्या आएगा। m1 की जगह जीरो आ जाएगा, माइनस m2 ऐसे आ गया, उसके बाद m1 की जगह फिर जीरो आ गया, प्लस m2 ऐसे आ गया, उसके बाद v1 ऐसे आ गया, फिर प्लस उसके बाद है जी 2m2 भी ऐसे आ गया, उसके बाद m1 की जगह फिर जीरो आ गया, प्लस m2, और उसके बाद है v2 जो है ना यहाँ पे जीरो है, तो ये वाला जीरो माइनस m2 जो है ना ये बच गया माइनस m2 ओवर m2 v1, और उसके बाद ये सारी टर्म जो ना ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो मल्टीप्लाई करेगा इस सारी को जीरो कर देगा, तो ये हमारे पास बच गई जीरो। तो ये वाला m2 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो आ गया माइनस v1, चूंकि माइनस यहाँ पे बचेगा साथ, यानी कि v1 प्राइम का आंसर आ गया माइनस v1, यानी कि जो लाइटर बॉडी है जब वो मैसिव बॉडी के साथ जाके टकराएगी तो उसी स्पीड के साथ वापस आ जाएगी जिस स्पीड के साथ जाके वो टकराएगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। यानी कि लाइटर बॉडी अगर जाके मैसिव बॉडी के साथ कोलाइड करती है तो वो उसी स्पीड के साथ वापस आ जाएगी, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो गई। तो अब सेकंड बॉडी की स्पीड देख लेते हैं, उस पर क्या इफेक्ट होगा। जो मैसिव बॉडी है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, m2 जो है ना यहाँ पे वो तो m2 ही रहेगा, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, माइनस m1 की जगह हम जीरो पुट कर देंगे, उसके बाद m1 की जगह फिर जीरो, प्लस m2 ऐसे आ गया, उसके बाद v2 है इसकी जगह भी यहाँ पे जीरो आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2m1 की जगह जीरो आएगा, चूंकि इसको हमने जीरो लेट किया है, m1 की जगह फिर जीरो प्लस m2, उसके बाद v1 जो है ना वैसे आ गया। अब ये सारी टर्म मल्टीप्लाई करके जीरो और ये जीरो भी सारी के साथ मल्टीप्लाई करके इसको जीरो बना देगा, तो v2 प्राइम का आंसर आ जाएगा जीरो। तो ये हमारे पास केस नंबर 3 था, इसका हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास केस नंबर 3 था, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी v2 जीरो, जो मैसिव बॉडी है उसकी वेलोसिटी जीरो है, m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, या फिर आप ये भी कह सकते हैं m1 वेरी वेरी लेस देन m2। अंडर दीज कंडीशंस m1 कैन बी नेग्लेक्टेड, चूंकि m1 वेरी वेरी लेस है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे एज कम्पेयर टू m2 के मुकाबले में, चूंकि उसका मैस बहुत ज्यादा है। और कहते हैं फ्रॉम दीज इक्वेशंस v1 प्राइम का जो आंसर हमारे पास वो आएगा माइनस v1 और v2 प्राइम का आंसर आएगा जीरो, जो कि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है दिस मीन्स दैट m1 will bounce back with the same velocity while m2 will remain stationary। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट सर्कन है, यानी कि इसका कहता है कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि m1 जो है ना वो सेम वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगा, और जो m2 है ना वो स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पे रहेगा। दिस फैक्ट इज यूज्ड ऑफ बाय द, तो ये इसका रिजल्ट है केस नंबर 3 का। अब हम चेक कर लेते हैं केस नंबर 4 का रिजल्ट। अब इसमें भी हम पहले फार्मूले लिख लेते हैं, v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू लिख लें,
अब यहाँ पे वो कहता है कि व्हेन अ मैसी बॉडी, एक मैसी बॉडी है जिसका मैस ज्यादा है, कोलाइड्स विद अ लाइटर बॉडी स्टेशनरी, लाइटर बॉडी के साथ कोलाइड करती है लेकिन वो स्टेशनरी है। अब यहाँ पे उलट हो गया, अब यहाँ पे m1 जो है ना वो वेरी वेरी ग्रेटर होगा m2 से। केस नंबर 3 में m1 वेरी वेरी लेस था m2 से। अब चूंकि m2 लेस है तो इसलिए m2 का हम लेट कर लेंगे, वो जीरो है। और जो लाइटर बॉडी है वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, इसलिए उसकी जो v2 वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे जीरो आएगी। आपने ये बताना है कि टकराने के बाद, आपने ये बताना है कि टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज है उन पे क्या फर्क पड़ेगा, या उनका जो आंसर है वो क्या आएगा। अब यहाँ पे आप एग्जांपल ले लें कि जो मैस m1 है हमारे पास वो एक ट्रेन है जिसका मैस बहुत ज़्यादा है, और जो मैस m2 है हमारे पास वो एक साइकिल है जिसका मैस बहुत कम है। अब जो साइकिल है वो रेस्ट पे है और ट्रेन आ रही है चलती हुई। जब ट्रेन साइकिल के साथ टकराएगी तो मुझे बताएं क्या ट्रेन की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेन जिस स्पीड से आ रही है, यानी कि पहला जो हमारे पास मैस है वो ट्रेन का हमने लिया हो ना, अगर उसकी पहली स्पीड v1 है तो टकराने के बाद वाली जो उसकी स्पीड है v1 प्राइम वो भी वही होगी, उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या साइकिल की स्पीड पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। पहले साइकिल रेस्ट पे है, टकराने के बाद जो साइकिल है वो ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से जाएगी, 2 गुना उसकी स्पीड जो ना बढ़ जाएगी, चूंकि उसका मैस बहुत कम है। तो फिर हम कहेंगे v2 प्राइम जो ना वो इक्वल आ जाएगा 2v1 के। ये मैथमेटिकल भी हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। हम चेक कर लेते हैं v1 प्राइम जो ना यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। उसके बाद m1 जो है ना वो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे ही, और जो m2 है उसकी जगह हम लिखेंगे 0। उसके बाद m1 फिर ऐसे आ गया प्लस m2 की जगह 0, v1 ऐसे ही प्लस 2m2 की जगह यहाँ पे आएगा 0, नीचे m1 की जगह m1 ही आ गया प्लस m2 की जगह 0, और v2 की जगह यहाँ पे आ गया 0। अब ये वाली सारी टर्म बन जाएगी 0, चूंकि 0 मल्टीप्लाई करेगा ये सारी 0 हो गई। उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म बच गई m1 ओवर m1 इंटू v1, तो ये वाला m1 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो v1 प्राइम जो ना वो इक्वल आ जाएगा v1 के, यानी कि जो मैसिव बॉडी है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी वही होगी जो टकराने से पहले है, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम सेकंड वाली वेलोसिटी देख लेते हैं कि जो लाइटर बॉडी है उसकी वेलोसिटी पे क्या चेंज आएगा। इसमें भी हम वैल्यूज पुट करेंगे, v2 प्राइम ऐसे आ गया, m2 की जगह 0 आएगा, माइनस m1 ऐसे ही, m1 फिर ऐसे आ गया प्लस m2 की जगह यहाँ पे 0 आ गया, और v2 की जगह यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस 2m1 ऐसे आ गया, और m1 फिर ऐसे आ गया, और प्लस m2 की जगह आ गया 0, v1 ऐसे आ गया। अब ये वाली सारी टर्म बन जाएगी 0, चूंकि 0 मल्टीप्लाई करेगा ये सारी 0 आ गई। यहाँ पे आ गया 2m1 और नीचे बच गया m1 और साथ आ गया v1। ये m1 इसके साथ कैंसिल हो गया m1 के साथ, तो यहाँ पे आ गया v1। तो यहाँ पे ये वाला m1 के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया 2v1, यानी कि जो v2 प्राइम है वो हमारे पास आ जाएगा 2v1 के। यानी कि जो लाइटर बॉडी है टकराने से पहले वो रेस्ट पे थी, टकराने के बाद उसकी जो स्पीड है वो मैसी बॉडी से 2 गुना यानी कि उसके डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं, हम कह रहे हैं कि इन दिस केस m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 एंड v2 0, ये सारा कुछ हमें लिखा हुआ है। सो m2 कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नजरअंदाज कर देंगे, और एंड पे जो आंसर हमें मिलेंगे v1 प्राइम इक्वल आएगा v1 के, और v2 प्राइम इक्वल आएगा 2v1 के। ये हम प्रूव कर चुके हैं। Thus after collision there is practically no change in the velocity of massive body। कहते हैं जो मैसिव बॉडी है इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट द लाइटर बॉडी वन बाउंसेस ऑफ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, डबल द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब है टकराने वाली बॉडी जो है ना, इंसिडेंट का मतलब है यहाँ पे टकराना। तो इंसिडेंट बॉडी यहाँ पे मैसिव बॉडी है, तो कहता है उसके मुकाबले में इसकी स्पीड जो है ना 2 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारा इलास्टिक इन 1 डायमेंशन विद केसेस, हमने इसको डिस्कस किया है। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।